नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप देख रहे हैं सोजस एकेडमी अलवर। अब तक की वीडियोज़ में जो हमने दोस्तों जाना था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अलावा 1793, 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है, इस वीडियो में आप जानेंगे 1858 के ताज के शासन के बारे में, या मैं कह सकूँ 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में आप जानोगे। तो दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम या 1858 का ताज का शासन क्या है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों 1857 में भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उस स्वतंत्रता संग्राम में पूरे भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और उसका कारण था कि जितने भी भारतीय थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से बड़े आतताई थे, इसलिए उन सब ने भाग लिया और वो अंग्रेज़ों को भगाने पर तुल गए थे। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों की जो हेल्प की वो भारतीय राजाओं ने की। लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि अगर भारतीय शासक उस तूफान में बांध की तरह काम ना करते तो हमारी कश्ती एक ही लहर में बह जाती। कई अंग्रेज लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर इन क्रांतिकारियों में एक भी अनुभवी नेता होता तो अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ना पड़ता। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के तुरंत बाद 1858 में पूरे विश्व भर में इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई इस क्रांति के बाद कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उसे ये फैसला लेना पड़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे वो उन्होंने व्यापार के लिए भारत में भेजा था, उस कंपनी को 1858 में आकर के भंग कर दिया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई और महारानी ने पूरा भारत का शासन खुद के हाथों में ले लिया। और अपने हाथों में लेने के बाद महारानी ने भारत में अपना एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। जो कंपनी का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे ही भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया और उसको नाम दिया गया वायसराय। अब वायसराय जो था वो जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों से भी महारानी के प्रतिनिधि के तौर पे मिलता था, उनके साथ संबंध बनाए रखता था। तो देशी रियासतों के साथ और ब्रिटिश भारत दोनों पर ही वायसराय का पूरी तरह से नियंत्रण हुआ करता था। और जो वायसराय हुआ करता था वो जो राज्य होते थे, ठीक है, उनमें अपने एजेंट रखता था जिन्हें एजीजी बोलते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जैसे राजस्थान में भी एजीजी था, पहला एजीजी राजस्थान में मिस्टर लॉकेट था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय आपने पढ़ा होगा पैट्रिक लॉरेंस, वो यहाँ पे एजीजी थे। तो 1858 के एक्ट के तहत जो परिवर्तन मूल रूप से हुए वो परिवर्तन थे। पहला परिवर्तन जो सबसे पहला था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो कंपनी को बांटकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया, उनको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। कंपनी भी नहीं रही और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं रहे। और जो वायसराय था उसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय भारत सचिव की एक भारत परिषद का गठन किया गया। यानी कि एक भारत सचिव होता था जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का एक मंत्री होता था और उसे भारत में भारत सचिव या भारत मंत्री के रूप में भेजते थे। और उसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद होती थी। तो उस भारत परिषद को भी यहाँ पे शुरुआत की जाती है और भारत सचिव की भी शुरुआत की जाती है। और भारत के जो पहले सचिव थे उनका नाम था चार्ल्स वुड। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स वुड। ये वही वुड थे जो 1854 में वुड डिस्पैच लेकर आए थे, ठीक है। 1854 में क्या लेकर आए? वुड डिस्पैच। तो ये वही वुड थे। तो चार्ल्स वुड भारत में पहले भारत सचिव बनाए गए थे। तो 1858 के शासन के तहत मूल परिवर्तनों में से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। पहला जो परिवर्तन था वो ये था कि 1857 के बाद कंपनी भंग की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भंग कर दिया गया। भारतीय जो वायसराय था उसकी सहायता के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद की नियुक्ति की गई, भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। और जो देशी रियासत थी जिनसे जो गवर्नर जनरल था अब तक संबंध नहीं रखता था, उनके साथ उसके प्रॉपर सीधे संबंध अब स्थापित हो चुके थे। वो महारानी के प्रतिनिधि के तौर पे देशी रियासतों से सीधे संबंध रखने लग गया था। तो आज की वीडियो में हम 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम,
1909 का मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम जो 1909 था, इन तीनों अधिनियमों को कवर करने वाले हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम जानेंगे। धन्यवाद। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की यदि हम बात करें तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में एक नई व्यवस्था जोड़ी गई। नई व्यवस्था क्या थी कि 3 स्टेटों में यानी कि 3 प्रेसिडेंसियों में, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, तीनों में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई, यानी कि उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और ये जो उच्च न्यायालय स्थापित हुए 1862 में स्थापित हुए। कहाँ पर? बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। तो दोस्तों ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल को एक पावर दी गई, यानी कि वायसराय जो था उसको एक पावर और दी गई। और वो पावर थी अध्यादेश जारी करने की, कि अब वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश आप सभी जानते हैं कि विधानमंडल की बिना अनुमति के जो कानून बनता है उसे अध्यादेश कहते हैं। बाद में विधानमंडल जब सदन में लौटता है, दोस्तों याद रखना कि ये हमेशा कानून उसी कंडीशन में आता है जब विधानमंडल जो है वो अनुपस्थित रहता है, यानी कि उसकी छुट्टियां चल रही होती हैं, स्थगित अवस्था में होता है। ठीक है, उसका सत्र नहीं चल रहा होता है। तो जब भी विधानमंडल लौटता है तो विधानमंडल को उस कानून पर स्वीकृति देनी होती है। अगर वह स्वीकृति नहीं देती तो यह कानून निरस्त हो जाता है, और अगर वो स्वीकृति दे देती है तो यह कानून परमानेंट कानून बन जाता है। तो ये जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली, ये 1861 के अधिनियम में वायसराय को मिली थी, जो आज भी हमारे राज्यपाल को और राष्ट्रपति को, दोनों को मिली हुई है। राष्ट्रपति को ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है और राज्यपाल को यह शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। इसके साथ ही इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, वो विशेषता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि जो विभाग थे उनका बंटवारा यहीं से शुरू हुआ। आज हमारे भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है कि जो विभाग होते हैं वो मंत्रियों में बांट दिए जाते हैं। उसी तरह अंग्रेजों ने हमारे भारत में ये व्यवस्था शुरू की थी। आज जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने ली है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, आपको पता है। तो ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी उनकी नींव इन्होंने ही डाली थी। पोर्टफोलियो पद्धति कह दो इसको, आप विभागीय पद्धति कह दो, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कह दो, ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो इन्होंने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में की थी। इसके बाद जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है 1892 में, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, उस इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, कि जो भारतीय थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग का राइट मिला, चुनिंदा लोगों को। ठीक है, और ये जो लोग थे ये वोटिंग में भाग ले सकते थे, लेकिन ये जो थे वो अप्रत्यक्ष वोटिंग में भाग लेते थे। यानी कि प्रत्यक्ष वोटिंग में भाग नहीं लेने का और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। प्रत्यक्ष वोटिंग का मतलब है कि जैसे आज के दौर पे जो वोटिंग होती है ये प्रत्यक्ष वोटिंग है, आप खुद डालते हो और आपको जो पसंद आता है उस कैंडिडेट को देते हो। उस टाइम केवल गिने चुने लोग होते थे जिनको ये अधिकार मिलता था। सामान्यतया अंग्रेजों के जो चापलूस लोग होते थे उनको ही ये राइट दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, लेकिन भागते भूत के हाथ में लंगोट तो लगी। ठीक है, यानी कि भारतीयों को राइट पहले बिल्कुल नहीं था, अब वो मिला तो सही, चाहे वो चापलूसों को मिला या किसी को भी, आगे चलकर वह हर व्यक्ति को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से उस वोटिंग की शुरुआत हुई जो इनडायरेक्टली वोटिंग थी। ठीक है, तो दोस्तों और क्या होता है, इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जो बजट था, जो बजट पास होता था इंडिया का, उस पर बहस करने की अनुमति विधान परिषद के सदस्यों को मिल गई। यानी कि अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, उसके जो मुद्दे थे उन पर बहस कर सकते थे, लेकिन वोट नहीं डाल सकते थे। आज क्या होता है, बजट पेश होता है, बजट कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, सब जानते हैं, और पेश होने के बाद वह दोनों सदनों से पारित होने के लिए जाता है। उस बजट पर बहस होती है और फिर वोटिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन उस समय केवल बहस करने का अधिकार मिला था 1892 में, वोटिंग का अधिकार नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि भागते भूत की लंगोट भी भली, तो ये उनको लंगोट ही प्राप्त हुई है केवल, क्योंकि अब तक इनको कोई अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो अब इनको अधिकार मिलना शुरू हो चुका था, भारतीयों को कुछ कुछ अधिकार इन्होंने देना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो एक्ट आता है दोस्तों वो आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों मार्ले इस समय भारत सचिव था और जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो, ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करता था। इसलिए इन दोनों के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम।
तो ये जो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम था, इसकी एक विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था या वायसराय होता था, मैंने आपको बताया था कि उसकी एक कार्यकारी परिषद होती थी और उस कार्यकारी परिषद में केवल ब्रिटिश लोग ही नियुक्त होते थे। लेकिन 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के तहत जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें आपके भारतीयों की नियुक्ति होना स्टार्ट हो गया और पहले व्यक्ति जो नियुक्त हुए उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, इसके बाद और क्या होता है? 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार था, जितना आपको ये अच्छा लग रहा है इतना अच्छा नहीं था। ये बहुत ही कह सकते हैं भारतीयों के लिए सबसे विनाशकारी एक्ट हुआ है। आज तक इसकी विनाशकारी जो लीला है वो आज तक चल रही है और वो विनाशकारी लीला थी सांप्रदायिकता। यानी कि भारत में जो सांप्रदायिकता घोलने का काम किया वो इसी एक्ट ने किया। 1909 का मार्लियामेंटो सुधार भारत में सांप्रदायिकता लेकर आया। सांप्रदायिकता कैसे लेकर आया कि 1909 का जो एक्ट हुआ, इसमें जो मुस्लिम थे उन मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का राइट मिला। पृथक निर्वाचन क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, आज भी हम वोटिंग में भाग लेते हैं। आज वोटिंग होती है, हिंदू भी चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान भी चुनाव लड़ते हैं, एससी वाले भी लड़ते हैं, एसटी वाले भी लड़ते हैं, महिलाएं भी लड़ती हैं। सबका अलग अलग है। आरक्षण के आधार पर इनके जो है वो तय होता है कि अब की बार किसकी सीट है, अगली बार किसकी सीट है, ठीक है। लेकिन वोटर जो होते हैं वो वोटर उस लोकसभा क्षेत्र के या विधानसभा क्षेत्र के या उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के जिसके भी चुनाव हैं, वोटर सभी होंगे, सारी ही कैटेगरियों के होंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय क्या किया दोस्तों कि जो वोटर था वो वोटर भी सीमित कर दिया। यानी कि जो कम्युनल आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर ही चुनाव होंगे कि जो मुसलमान कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देंगे। यानी कि मुसलमानों के अलग चुनाव होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे भारत में 20% मुसलमान हैं तो 20% सीटों पर मुसलमान खड़े होंगे और उनमें जो निर्वाचक होंगे, वोट डालने वाले होंगे उन 20 सीटों पर, वो मुसलमान ही होंगे। आज ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे वोट डालने वाले ज़्यादातर मुसलमान हो सकते हैं क्योंकि मैं मुसलमान संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, तो वो ज़्यादातर मेरा वहाँ पे फीडबैक हो सकता है या वहाँ पे मेरा कह सकते हैं जनादेश हो सकता है कि वो मुझे वोट दें। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हिंदू मुझे वोट नहीं दे सकता, वो वोट तो देगा क्योंकि वो मेरी निर्वाचक मंडल जो है वो या निर्वाचक नामावली है उसमें वो शामिल है। लेकिन जो उस समय वोटिंग का राइट मिला वो इस आधार पर मिला कि मुसलमानों के जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनमें वोट डालने वाले भी मुसलमान ही होंगे, हिंदुओं के जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनमें वोट डालने वाले भी हिंदू ही होंगे। इस सांप्रदायिकता का जहर जो भारतीयों में घुला गया दोस्तों, आज तक भारत इससे जूझ रहा है। भारत अंग्रेजों से मुक्त हो गया लेकिन इस सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं हो पाया। पता नहीं कितने वर्षों इसमें लगेंगे और ये सांप्रदायिकता आज हर जगह दंगे फसाद आपको जो देखने को मिलते हैं वो इसी सांप्रदायिकता के कारण है। यानी कि भारत में जो सांप्रदायिकता फैलाई वो 1909 के मार्लियामेंटो सुधार ने या मार्लियामेंटो का जो अधिनियम था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, उसने ही भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोला था। और वह व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मिंटो। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में अगर सांप्रदायिकता के जनक की बात करूं तो कौन है दोस्तों? लॉर्ड मिंटो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहलाता है, ठीक है। उसने क्या किया था? भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करवाना शुरू किया, मुस्लिमों को वोटिंग में पृथक जो है प्रतिनिधित्व दिया था, ठीक है। अच्छा, पिछले एक्ट में यानी कि 1892 का जो एक्ट था उसमें बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1909 के एक्ट के तहत पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, ठीक है। यानी कि जब भी कोई मंत्री या कोई भी सरकार का सदस्य जवाब देगा सदन में तो उनसे जो सदस्य हैं वो पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। ये उनको एक अधिकार मिला था 1909 के एक्ट के तहत। 1892 में क्या मिला था? 1892 में केवल वो क्या कर सकते थे? बहस कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे सरकार से, ठीक है। अच्छा, ये जब एक्ट लागू हो रहा था दोस्तों, उस समय लॉर्ड मिंटो ने अपने भारत सचिव जो था उस समय का, या भारत मंत्री उसको हम कहेंगे, मार्ले से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इसका आशय क्या था दोस्तों? कि वो मुसलमानों को कुछ अधिकार दे रहे थे, ठीक है। मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई बहुत कम थी। उन्होंने ये सोचा कि जब इनको अलग अधिकार मिलेंगे मुसलमानों को तो ये मुसलमान हिंदुओं से खुद को अलग समझेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, एक ऐसा नाग जो
काट नहीं रहा किसी को, ठीक है, लेकिन अब उसको जब दांत मिल जाएंगे तो वो काटने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये सांप्रदायिकता का जहर उन्होंने घोला था और इस एक्ट से अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति स्पष्ट होती है। तो आपसे अगर पूछे कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति कौन से एक्ट के तहत स्पष्ट होती है, तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है दोस्तों? अगली वीडियो में हम जानेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।